हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम MPC 005 रिसर्च मेथड्स पढ़ रहे हैं। इग्नू के नोट्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और ब्लॉक 1 का यूनिट 1 ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 2, जिसका नाम है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स जो होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं। हर एक स्टेप पे हमें जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी उस चीज़ के लिए, तो आपको वो देखनी है। बिकॉज़ अगर आप साइकोलॉजी का कोर्स कर रहे हो तो आपको वो प्रोजेक्ट बनाने में ज़रूर काम आएंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बोलते हैं, जो आपके कोई भी रिसर्च में बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ आपकी रिसर्च जो है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाती है अगर आप उस पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे ध्यान ना दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और इसके अंदर अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, और ऐसे ही रिलायबिलिटी के बाद वैलिडिटी आएगी जिसमें हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पढ़ेंगे। तो अब हम पहले शुरू करते हैं रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देयर आर 2 गोल्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो जो हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके 2 गोल्स होते हैं। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। पहली चीज़ कि ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना जो पर्पस ऑफ द स्टडी के लिए रेलेवेंट हो। सेकेंड गोल होता है कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन विद मैक्सिमल रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल और वैलिड हो, और ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं आपकी रिसर्च को यूज़फुल बनाने के लिए। तो ये होता क्या है अब? हाउ कैन अ रिसर्चर बी श्योर दैट डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप डेटा गैदर कर रहे हो, वो चीज़ वही मेजर कर रहा है जो उसको मेजर करना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता कि जिस थर्मामीटर से आप फीवर देख रहे हो वो सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है। ये चीज़ आपको कैसे पता है कि जो टूल आप यूज़ कर रहे हो अपने डेटा कलेक्शन के लिए, वो टूल सही डेटा कलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक रिसर्चर को पता होना चाहिए, और इसके लिए उसको अपने टूल्स की या अपने मेथड्स की वैलिडिटी रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर सेंट्रल इश्यूज और ऑन मेजरमेंट। जो भी आप मेजर करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, आप उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो कितना इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है, आप उसको सही मान सकते हो या नहीं मान सकते डेटा को, वो कितना वैलिड है आज के टाइम पे, वो सही चीज़ मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कहते हैं। ओके, तो परफेक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर वर्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। हमें पता है कि चीज़ों में एरर रहती है, चाहे आप कोई भी इक्विपमेंट की बात करो, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई टूल हो, थोड़ा बहुत एरर तो सब में होता ही है। परफेक्ट वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अचीव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर हमें फिर भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम किसी तरीके से अपने रिसर्च की ट्रूथफुलनेस, क्रेडिबिलिटी, बिलीवेबिलिटी को बना के रखें, और जो भी हम मेथड यूज़ करें वो एटलीस्ट इतना रिलायबल और वैलिड हो कि हमारी रिसर्च का जो पर्पस है वो फुलफ़िल हो जाए। तो एक्चुअली में अब रिलायबिलिटी क्या होती है हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी: द आइडिया बिहाइंड रिलायबिलिटी इज दैट एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट मस्ट बी रिपीटेबल। रिलायबिलिटी का मतलब है अगर आप कोई चीज़ यूज़ करके बार बार अगर कोई टेस्टिंग करते हो तो वो आपके जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है वो सिमिलर आना चाहिए। अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊँ कि आप अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से अपना वेट चेक कर रहे हो, तो अब बार बार जब उसको चेक करो तो आपका वेट उसमें सिमिलर आना चाहिए। अगर आपका वेट उसमें 50 दिखाता है तो कभी कभार 51, 52 या कभी कभार 49 आ सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपका वेट 50 दिखा रहा है और उसके बाद कल आपने किया तो वो 60 दिखाने लग गया। इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट या तो रिलायबल नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो हमारी जो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि रिलायबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है आप उसको रिपीट कर सको, कि आज आपने करा 50 है वेट, कल करा तो 50 या 51, तो यानी कि आप मान सकते हो कि हाँ ठीक है ये रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है, सही वेट दिखा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। उतना तो चलता है लेकिन इतना फ़र्क नहीं हो कि आपका डेटा ही बदल जाए। ऐसे ही जब हम किसी साइकोलॉजिकल टूल की बात करते हैं, जैसे हम किसी का किसी क्वेश्चनएयर से किसी का मूड स्विंग्स के बारे में चेक कर रहे हैं, किसी का अग्रेशन मेजर कर रहे हैं, किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का हम असेसमेंट कर रहे हैं, एक दिन तो उसका रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है, अगली बार आपने किया कुछ और ही रिज़ल्ट आ गया, या आपकी जगह किसी और ने किया तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, रिलायबल डेटा नहीं है जो इतना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो अदर रिसर्चर्स मस्ट बी एबल टू परफॉर्म एग्जैक्टली द सेम एक्सपेरिमेंट अंडर सेम कंडीशन एंड जनरेट सेम रिजल्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके दूसरे लोग सेम कंडीशन में सेम इंसान पे अगर सेम टेस्ट करें तो रिज़ल्ट सेम आना चाहिए, सेम ना सही तो कम से कम सिमिलर आना चाहिए, फ़र्क नहीं आना चाहिए, उसी को रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, दिस विल विंडिकेट द फाइंडिंग्स एंड एंश्योर दैट ऑल रिसर्चर्स विल एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। तभी तो सारे सेटिस्फाई होंगे कि फाइंडिंग्स हमारी बिल्कुल ठीक है, हमने जो डेटा एनालाइज किया है वो बिल्कुल ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस जो है वो इसी तरीके से हमारा रिसर्च प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो दिस इज प्री रिक्विजिट इज एसेंशियल टू अ हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज एन एक्सेप्टेड साइंटिफिक ट्रूथ। अब इसका इन्होंने देखो एग्जाम्पल दे रखा है, if you are performing a time critical experiment you will be using some type of stopwatch। यहाँ पे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है स्टॉप वॉच। अगर हम मान लो कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें टाइमिंग देखना है, जैसे सपोज आप ये देखना चाह रहे हो कि कोई कितनी देर में कितने वर्ड्स याद कर लेता है, मेमोरी टेस्टिंग हो रही है, उसमें आप टाइम मेजर कर रहे हो, स्टॉप वॉच का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। It is reasonable to assume that instruments are reliable and will keep true and accurate time। तो हम ये मान के चलेंगे कि वो स्टॉप वॉच ठीक है, एकदम सही टाइम दिखाती है। साइंटिस्ट टेक मेजरमेंट्स मैनी टाइम्स, हम बहुत बार मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, हम क्यों मेजरमेंट्स इतनी बार लेते हैं, ताकि हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो वैलिड हो और रिलायबल हो, रिलायबिलिटी के लिए लेते हैं। ठीक है, एट द अदर एक्सट्रीम एनी एक्सपेरिमेंट दैट यूजेज ह्यूमन जजमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू कम अंडर क्वेश्चन। पर अब यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया जो कि एक मशीन है, लेकिन जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट एक ह्यूमन जजमेंट है। ह्यूमन जजमेंट का मतलब है, सपोज आप किसी की एग्रेशन को जज कर रहे हो, एग्रेशन को नापने के लिए, किसी के गुस्से को नापने के लिए कोई मशीन थोड़ी आती है, उसमें तो एक साइकोलॉजिस्ट अपनी जजमेंट ही लगाएगा। तो उसने एक क्वेश्चनएयर किसी को दिया है, उसको वो भरवा रहा है क्वेश्चनएयर और बोल रहा है इसको भरो, और उसके क्वेश्चनएयर के वो आंसर को एनालाइज कर रहा है साइकोलॉजिस्ट, तो वहाँ उसकी ह्यूमन जजमेंट है। ऐसे ही दूसरा कोई आके करेगा तो उसकी भी ह्यूमन जजमेंट है। तो ऐसे केसेस में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है कि वो कितना रिलायबल और कितना वैलिड आएगा उसका डेटा एनालिसिस। ओके, दिस मीन्स दैट सच एक्सपेरिमेंट्स आर मोर डिफिकल्ट टू रिपीट एंड इनहेरेंटली लेस रिलायबल। तो जहाँ पे इस मशीन का नहीं यूज़ करके हम ह्यूमन जजमेंट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे तो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। Reliability is necessary ingredient for determining overall validity of a scientific experiment, enhancing the strength of the result। तो अगर आपका डेटा रिलायबल है तो ही वो वैलिड होगा, ऑब्वियस सी बात है। डेटा ही रिलायबल नहीं है तो वो वैलिड कैसे हो सकता है। रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ योर मेजरमेंट, कितनी बार कंसिस्टेंटली वही सेम रिजल्ट आया है, कंसिस्टेंसी को ही रिलायबिलिटी बोलते हैं। The degree to which an instrument measure the same way each time it is used to under the same condition with same subject। स्कूल में सेम बच्चों का सेम टॉपिक पे एक बार टेस्ट लिया गया, इतने नंबर आए, दूसरी बार लिया गया, फिर अगेन उतने मिलते जुलते नंबर आए, तीसरी बार थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद बार बार आप कर रहे हो, थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चों को कई बार प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की, वो ज़्यादा बेटर कर लेते हैं, कई बार ज़्यादा याद हो जाता है, थोड़ा फ़र्क तो आ सकता है। लेकिन मान लो एक सपोज बिल्कुल ही उल्टा हो गया, एक बार तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है, अगली बार वो बच्चे ने बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है,
तो रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, आपके टूल की रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, आपके मेजरमेंट की रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए। सिमिलर स्कोर, पर्सन के स्कोर सिमिलर जब आएंगे तभी वो रिलायबल माने जाएंगे। तो ये लाइन आप ध्यान से पढ़ो, अ मेजर इज कंसिडर्ड रिलायबल इफ अ पर्सन स्कोर ऑन द सेम टेस्ट गिवन ट्वाइस इज सिमिलर। एक ही इंसान को 2 बार कोई टेस्ट दिया और स्कोर सिमिलर आए हैं तभी वो रिलायबल माना जाएगा। एक बार बहुत ख़राब स्कोर आ गए, दूसरी बार बहुत अच्छे स्कोर आ गए, तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट ही रिलायबल नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट रिलायबिलिटी इज़ नॉट मेजर, इट इज़ एस्टिमेटेड। तो रिलायबिलिटी को हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना रिलायबल होगा। एंड फॉर इंस्टेंस इफ अ टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड टू मेजर अ पर्टिकुलर ट्रेट, कोई ट्रेट है जैसे न्यूरोटिसिज्म एक ट्रेट होता है, उसको अगर हमने मेजर करना है तो जितनी बार वो एडमिनिस्टर किया जाएगा वो उतनी बार सेम रिजल्ट देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं रिलायबिलिटी की, 1-2 डेफिनेशंस आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो जो छोटी हैं, आपको याद भी हो जाएंगी। जैसे एनास्टैसी की है, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट ओकेजन विद डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम। तो एक ही कंसिस्टेंसी से स्कोर ऑब्टेन्ड कर रहा है कोई इंडिविजुअल, उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। और यही गिलफर्ड की भी है छोटी सी डेफिनेशन, रिलायबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रू वेरिएंस इन द ऑब्टेन्ड टेस्ट स्कोर। तो ये 2 डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। कभी कभी एरर, जैसे मैंने आपको बोला कि 100% रिलायबिलिटी वैलिडिटी हम नहीं कर सकते अचीव, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फ़र्क आता ही। अब आप खुद ही देख लो, आप एक बार वेइंग मशीन में चढ़ते हो तो आपका एक वेट आ रहा है, दूसरी बार चढ़ते हो तो वो हल्का सा पॉइंट में फ़र्क आता है। तो खुद आपके सामने एक चीज़ है जो उसी टाइम पे फ़र्क दिखा रही है, तो 100% रिलायबिलिटी वैलिडिटी तो मुश्किल हो जाती है ऑब्टेन करना। तो कहीं ना कहीं कुछ एरर तो आती है, पर वो बहुत ही कम होनी चाहिए जिसको हम इग्नोर कर सकें। तो एरर ऑफ मेजरमेंट इज जनरली बिटवीन 2 स्कोर एंड ऑब्जर्व स्कोर। तो क्या कहते हैं, एरर क्या होती है कि जो ट्रू स्कोर है और जो ऑब्जर्व स्कोर है उसके बीच का जो गैप है उसको एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। इन अनदर वर्ड्स, एरर इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इम्प्लाइज दैट देयर इज ऑलवेज सम इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। मतलब कहीं ना कहीं मेजरमेंट में कुछ इनएक्यूरेसी है, उसको हम एरर बोलते हैं। फिर आता है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। हम कैसे एस्टिमेट लगाएं कि हमारी रिलायबिलिटी ठीक ठाक आए। ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारी रिलायबिलिटी बनी रहे। उसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर और एक इंटरनल कंसिस्टेंसी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें 2-3 मेथड्स इन्होंने बताए हुए हैं। पहला मेथड है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ना, आप एक बार टेस्ट लो फिर दोबारा टेस्ट लो। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा, आप दोबारा टेस्ट लो और दोनों के स्कोर कंपेयर कर लो। ठीक है, अगर सिमिलर टाइप का आ रहा है, कोरिलेट कर रहे हैं, जैसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं कोरिलेट करना, कोरिलेशन है, तो फिर इसका मतलब रिलायबल है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। The most frequently used method to find reliability of a test is by repeating the same test on the same sample or 2 different time period. सेम क्लास के बच्चे हैं, सेम टेस्ट है, उनको 2 बार टेस्ट ले लो अलग अलग टाइम पे। ठीक है, द रिलायबिलिटी कॉफिशिएंट, रिलायबिलिटी कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो कोरिलेशन हम निकालते हैं दोनों का, would be correlational between the score obtained by the same person on 2 tests। मतलब अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली इसका कोरिलेशन निकालें तो वो कोरिलेशन पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब सिमिलर टाइप का रिजल्ट होना चाहिए। टेस्ट रिलायबिलिटी इज एस्टिमेटेड व्हेन द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द सेम सैंपल, देयरफॉर इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट अमंग 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक ही सैंपल को हमने 2 बार टेस्ट दिया, एक बार टेस्ट दिया फिर दोबारा टेस्ट दिया, और उन दोनों स्कोर्स को हमने कंपेयर कर लिया। दिस इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। एंड दिस अप्रोच का क्या एजम्पशन क्या है, द टाइम गैप दैट इज गिवन बिटवीन मेजर इज ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, द शॉर्टर द टाइम गैप द हायर द कोरिलेशन। अब देखो इसका मतलब ये समझा रही हूँ मैं, जैसे सपोज आपने क्लास में किसी बच्चों को टेस्ट दिया और आपने बोला मैं 1 घंटे बाद दोबारा ये टेस्ट लूँगी, और 1 घंटे बाद आपने दोबारा ये टेस्ट लिया तो सिमिलर से स्कोर आए,
लेकिन आपने आज टेस्ट दिया और आपने बोला मैं कल दोबारा ये टेस्ट दूंगी, और बच्चे के पास लर्न करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपने कह दिया मैं कल दोबारा, या आपने सुबह टेस्ट लिया और आपने बोला मैं एक बार छुट्टी के टाइम दोबारा, टाइम गैप जब ज़्यादा हो गया ना तो कोरिलेशन कम आएगा, तब थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आएगा। इसमें टाइम गैप बहुत क्रिटिकल है, जितना कम टाइम गैप होगा उतना कोरिलेटेड होगा, जितना ज़्यादा गैप दे दोगे टाइम का उतना कम रिलेटेड होगा। तो इफ द टेस्ट इज रिलायबल, द स्कोर्स दैट आर अटेन्ड ऑन द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मोर और लेस इक्वल टू दोज ऑब्टेन्ड ऑन द सेकेंड टाइम ऑल्सो। द रिलेशन बिटवीन टू एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हाईली पॉजिटिव। तो कैसा रिलेशन होना चाहिए, पहले टेस्ट का और दूसरे टेस्ट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होना चाहिए, मतलब दोनों के जो स्कोर हैं वो सिमिलर होने चाहिए, मोर और लेस सिमिलर होने चाहिए। टाइम इंपॉर्टेंट है, जितना कम टाइम गैप होगा उतना ज़्यादा सिमिलर आएगा। इसकी लिमिटेशन क्या है, अब आपके माइंड में ये चीज़ ऑलरेडी आ रही होगी जो इसकी लिमिटेशन है, कि हो सकता है बच्चे पढ़ लें उतनी देर में, उतने गैप में वो याद कर लें, उनको प्रैक्टिस हो जाए लिखने की, तो वही इसकी लिमिटेशन है। पहले तो मेमोरी इफ़ेक्ट या कैरी ओवर इफ़ेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जब हम दूसरा बहुत ही कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में दोबारा टेस्ट लेते हैं तो उनको क्वेश्चन याद होते हैं पहले से। अब क्वेश्चन जब याद होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सेकंड टाइम पे वो उसको रिमेंबर कर लेगा अपने रिस्पॉन्सेस को, और वो फटाफट उसको कर देगा। समझ गए मेरी बात, कि जैसे सेकंड टाइम आपने टेस्ट लिया, पहली बार तो बच्चे ने पहली बार अटैम्प्ट किया था, उसको नहीं पता था, सेकंड टाइम टेस्ट अटैम्प्ट करेगा, या आपका क्लाइंट है सेकंड टाइम कोई टेस्ट अटैम्प्ट करेगा, उसको सारे क्वेश्चन याद होंगे तो फटाफट उसको कर देगा। अब उस टाइम आपको डाउट हो जाएगा कि पता नहीं इसने सही किया है या इसको पिछला याद था इसलिए कर दिया, तो ये लिमिटेशन है। तो सेम इज़ द कंडीशन व्हेन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में भी कई बार ऐसे नहीं करते हैं, जैसे कोई दवाई खिला रहे हैं उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो पहले उसका प्री टेस्ट होगा, फिर उसको दवाई खिलाई, फिर उसका पोस्ट टेस्ट होगा। तो पोस्ट टेस्ट में क्या पता उसको क्वेश्चन पहले से ही याद हो, हमें पता ही नहीं चलेगा कि दवाई का इफेक्ट हुआ है या मेमोरी इफेक्ट हुआ है। तो दिस इज़ द लिमिटेशन। दूसरा प्रैक्टिस इफेक्ट है। प्रैक्टिस का मतलब है कि जब बार बार हम रिपीट करते हैं ना तो उस केस में क्या होता है, स्कोर इम्प्रूव ही होते हैं। आप बच्चे को दूसरी बार बोलोगे लिखने के लिए आंसर, वो बेटर ही लिखेगा। आप अपने क्लाइंट को दूसरी बार जवाब देने के लिए बोलोगे, वो पहले से बेटर ही जवाब देगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है, प्रैक्टिस इफेक्ट। और तीसरा क्या है, एब्सेंस। सेकेंड टाइम में वो ना दे, क्या पता क्लाइंट ही ना आए, प्रेजेंट ही ना हो, टेस्ट ही ना दे, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। तो ये थी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। दूसरी है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इज नोन बाय वेरियस नेम्स सच एज ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं इसको, एंड कंपेरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी। 2-3 नाम से जानते हैं, ये दूसरा तरीका है रिलायबिलिटी चेक करने का। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कंपेयर्स टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ टेस्ट दैट मेजर द सेम एट्रीब्यूट। अगेन यहाँ पे अब देखो क्या बता रहे हैं कि आप ना क्या करो, आप 2 टेस्ट बना लो, सेट ए सेट बी, जैसे एग्जाम में होता है, बोर्ड एग्जाम में 3 सेट आते हैं, सेट ए सेट बी सेट सी। आप एक ही टेस्ट के ना 2 सेट बना लो, 2 फॉर्म बना लो, और उन दोनों को सेम, लेकिन सेम बंदे को 2 बार वो टेस्ट देना पड़ेगा, सेट ए बी सेट बी भी, और दोनों से सेम चीज़ आपको पता चलेगी कि वो उसको कितना आता है। तो 2 बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, उनको कंपेयर, एक साथ दे दो दोनों टेस्ट और उनको कंपेयर कर लो। तो 2 फॉर्म्स यूज डिफरेंट आइटम्स। डिफरेंट आइटम का मतलब क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना, आइटम जहाँ पे भी आपको लिखी मिले, आइटम्स का मतलब क्वेश्चंस हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चंस हैं लेकिन वो सेम चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं। द रूल्स यूज टू सेलेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आइटम डिफिकल्टी लेवल आर द सेम। डिफिकल्टी लेवल भी सेम होनी चाहिए, जैसे आप क्वेश्चन पेपर के 2 सेट बनाते हो, सेम सिलेबस होता है, आप डिफिकल्टी लेवल भी सेम रखते हो, वैसे इसमें भी होना चाहिए। When 2 forms of the test are available, one can compare the performance of one form versus the other. तो उन्हीं लोगों को बोलो उसी दिन कि आपने ये दोनों सेट अटैम्प्ट करने हैं, पहले सेट ए करोगे फिर सेट बी करोगे। अब उसमें कोई टाइम गैप नहीं है ज़्यादा, और बच्चे अलग अलग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो कोई मेमोरी इफेक्ट भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो उनको कुछ याद भी नहीं है, क्वेश्चन चेंज है सेकेंड टाइम पे, तो ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिमिटेशन कंट्रोल कर लिया है। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आपको आपकी मेरी स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो में मिल जाएगा कि ये कैसे निकाला जाता है, पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। इससे हम ये दोनों फॉर्म के रिजल्ट की रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकाल के देख सकते हैं कि दोनों में कितना पॉजिटिव कोरिलेशन है।
When both forms of the test are given on the same day, the only sources of variation are random error and the difference between the forms of the test. तो क्या होता है, जब हम सेम डे पे दोनों ही दे देते हैं तो उसमें जो एरर होती है वो रैंडम एरर हो सकती है. कम से कम हमने मेमोरी इफेक्ट और वो सब चीज़ें तो कंट्रोल कर ली है ना. In these cases, error associated with time sampling is also included in the estimate of reliability. तो टाइम सैम्पलिंग मीन्स आपका जो टाइम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो टाइम गैप है उस एरर को भी कंट्रोल कर सकते हो. द मेथड ऑफ पैरेलल फॉर्म प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट रिगरस असेसमेंट. मतलब रिगरस क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 2 तरीके के टेस्ट 2 बार लेने पड़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली द यूज ऑफ पैरेलल फॉर्म अकर इन प्रैक्टिस लेस ऑफन दैन डिजायरेबल, क्योंकि ये बर्डनसम है. मतलब एक साइकोलॉजिस्ट के लिए, यहाँ एक टीचर के लिए जिसको टेस्ट बनाना है, साइकोलॉजिस्ट को जिसको ये टूल क्रिएट करना है, उसके लिए बहुत बर्डनसम, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, बर्डन हो जाता है 2 बार टेस्ट बनाना जो सेम चीज़ को टेस्ट कर रहा है और 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो, सेम डिफ़िकल्टी लेवल हो, एक डबल काम हो जाता है, बर्डनसम है, इसलिए इतना यूज़ नहीं होता. तो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू रीटेस्ट द सेम इंडिविजुअल, तो इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. So in practice, psychologists do not always have 2 forms. More often they only have 1 test form and must estimate the reliability for this single. तो फाइनली ये कह रहे हैं कि जब आप एक्चुअली में जाते हो तो जब आप देखते हो वहाँ पे प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक ही टेस्ट होता है, 2 नहीं बनाए जाते क्योंकि ये बहुत बर्डनसम है. तो उसी एक टेस्ट की आपको रिलायबिलिटी एस्टिमेट करनी पड़ती है. तो ये जो दूसरा तरीका है ना पैरेलल फॉर्म वाला, ये इतना पॉपुलर नहीं है. अभी जो हमने 2 पढ़े वो थे एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर. अब हम दूसरे टाइप का देखेंगे, इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं. इंटरनल कंसिस्टेंसी में एक आता है जो बहुत ही पॉपुलर तरीका है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. स्प्लिट हाफ का मतलब है अपने पेपर को 2 हाफ में डिवाइड कर दो, डिवाइड द पेपर इनटू 2 हाफ. ठीक है. तो इसमें भी रैंडमली डिवाइड ऑल द आइटम्स यानी क्वेश्चंस दैट इंटेंड्स टू मेजर सेम कंस्ट्रक्ट इनटू 2 सेट. अब आप इसमें क्या करो, एक ही क्वेश्चन पेपर बनाओ और उसको 2 में डिवाइड कर दो. जैसे सारे इवन नंबर के क्वेश्चन एक सेट में डाल दो, सारे ऑड नंबर के क्वेश्चन. मेहनत एक ही बार लगी फॉर्म बनाने की या टेस्ट बनाने की, लेकिन आपने उसी को 2 में डिवाइड कर दिया. तो या तो आप इवन ऑड कर दो या आधा आधा कर दो, किसी तरीके से भी स्प्लिट हाफ कर दो. ठीक है. और फिर उनको रैंडमली द कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द सैम्पल ऑफ पीपल एंड टोटल स्कोर आर कैलकुलेटेड फॉर ईच रैंडमली डिवाइडेड हाफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. फिर क्या है, उन दोनों को आप अटैम्प्ट करने के लिए दे दो अपने सैम्पल को, और जब वो अटैम्प्ट कर लेंगे दोनों के स्कोर कंपेयर कर लो दोनों टेस्ट के, क्योंकि वो एक ही टेस्ट था जिसको आपने 2 में डिवाइड कर दिया था. अब वो दोनों अटैम्प्ट करेंगे, आप उनको उनके स्कोर्स को कंपेयर कर दो. Problems in this approach? A problem is that when the tests are shorter, they run the risk of losing reliability and it can most safely be used in case of long test only. इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोज आपके टेस्ट में सिर्फ 5 या 6 ही क्वेश्चन है, आप उसको कितना ब्रेक करोगे. तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट टेस्ट है तो उसको आप 2 में डिवाइड करोगे तो उसकी पहले ही आप रिलायबिलिटी ख़त्म कर रहे हो. अगर पहले ही सिर्फ 10 आइटम्स है उसमें या बहुत ही छोटा टेस्ट है, उसको कितना आप स्प्लिट हाफ करोगे. तो इसलिए ये मेथड लॉन्ग वाले में ही काम आता है जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. एंड however, to rectify the defect of shortness, Spearman-Brown's formula can be employed, enabling correlation as if each part were a full length. अब ये यहाँ पे स्टार लगा लो, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है कि मान लो सपोज शॉर्ट ही है आपका टेस्ट, आपके पास लॉन्ग टेस्ट है ही नहीं और आप उसको स्प्लिट हाफ में करना चाहते हो, तो उस केस में आप कोरिलेशन निकालो स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला से. ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों ही टेस्ट को आपको ऐसे बना देगा जैसे सपोज पहला टेस्ट आपका एक फुल लेंथ है, दूसरा फुल लेंथ है, और फिर कंपेयर करेगा. ये दोनों को हाफ हाफ नहीं बनाएगा, ये उनको एज अ फुल लेंथ ही कंपेयर करेगा. तो कोरिलेशन जो है इसमें ऑलमोस्ट ठीक ही निकलेगा. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्प्लिट हाफ में हम कौन सा कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं. हम स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और ये फार्मूला भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. फिर नेक्स्ट आता है आपका कुडर रिचर्डसन एस्टीमेट ऑफ रिलायबिलिटी.
आप इसकी हेल्प से भी रिलायबिलिटी निकाल सकते हो। इसका पूरा नाम कुटर रिचर्डसन फॉर्मूला नंबर 20 है, कई बार KR भी लिखा होता है इस तरीके से, KR20। वन ऑफ द टेक्निक फॉर आइटम एनालिसिस इज आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स। तो आइटम एनालिसिस मतलब जो क्वेश्चन आपने दिए हुए हैं उसको एनालिसिस करने के लिए आइटम डिफिकल्टी इज द प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ऑफ दोज आंसरिंग करेक्टली टू एन आइटम। मतलब कितना करेक्टली आंसर किया है लोगों ने हर क्वेश्चन का, उसको एनालाइज करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल सिंबल P इज यूज टू रिप्रेजेंट द डिफिकल्टी इंडेक्स। जो P सिंबल है यहाँ पे वो डिफिकल्टी इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज एन आइटम X, कोई एक आइटम है, कोई क्वेश्चन है, हैज़ P इक्वल टू 0.67, दिस मीन्स X वॉज correctly answered by 74% of those who answered the item। एक्चुअली ये आपका जो कुडर रिचर्डसन एस्टीमेट ऑफ लायबिलिटी है, ये आपके हर क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी इंडेक्स को मेजर करने के लिए है कि जितने लोगों ने वो आंसर दिया है वो कितने लोगों ने उसको करेक्टली आंसर करा है, वो परसेंटेज निकाल के आपको बता देता है। तो कोई X क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है करेक्टली आंसर्ड बाय 70% ऑफ दोज हु आंसर, जिन्होंने आंसर दिया उसमें से 74% का आंसर सही था। इस तरीके से ये हर एक पर्टिकुलर आइटम की डिफ़िकल्टी इंडेक्स निकाल देता है। टू कंप्यूट रिलायबिलिटी विद द हेल्प ऑफ KR फार्मूला नंबर 20, ये इसका फॉर्मूला है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स टू एस्टैब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ योर ईच आइटम। मतलब आप आइटम वाइज एक रिलायबिलिटी आप निकाल सकते हो, इसमें क्वेश्चन वाइज हो गया, ठीक है। तो पहला था स्पीयरमैन ब्राउन वाला और ये है कुडर रिचर्डसन 20। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्रॉनबैक्स अल्फा। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है रिलायबिलिटी निकालने का। अब ये ना सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स बता रहे हैं, हमने जो पहले पढ़े थे वो थ्योरेटिकल मेथड थे, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। यहाँ पे अल्फ़ा जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्रॉनबैक्स अल्फ़ा। अल्फ़ा ये आपका ग्रीक लेटर वर्ड होता है ना, अल्फ़ा वो है। एंड मे बी थॉट ऑफ एज अ मीन ऑफ पॉसिबल स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट करेक्टेड बाय स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला। ये इसका फार्मूला है जहाँ पे इन्होंने हर सिंबल का मीनिंग दिया हुआ है। अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट, n का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ आइटम्स, फिर उसका आपका ये स्टैंडर्ड वेरिएंस है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसका सम निकाला हुआ है। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। एज विद ऑल रिलायबिलिटी एस्टीमेट कोफिशिएंट अल्फ़ा कैन वेरी बिटवीन 0 to 1। तो इसका जो वैल्यू है वो 0.0 यानी 0 से लेके 1 के बीच में आता है। कोफिशिएंट अल्फ़ा एक्सटेंड्स KR method to types of test with items that are not scored as 0 or 1। ओके, तो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोफिशिएंट अल्फा could be used with an attitude score in which examinee indicate on each item whether they are strongly agree disagree। अब देखो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही है, आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ है, नीचे पूछा हुआ है। जैसे ये वाला है जो KR, ये वाला तब यूज़ किया जाता है जब जहाँ पे आपका आंसर या तो राइट या रॉन्ग में, जैसे ट्रू और फॉल्स नहीं होते, ट्रू और फॉल्स, अगर दो ही आंसर है उसी में से चूज़ करना है, या तो राइट है या रॉन्ग है, 0 है या 1 है, तो आप KR20 यूज़ करोगे। अगर ऐसे वाले आंसर्स हैं जैसे जहाँ पे आपको इन पांचों में से चूज़ करना है, रेंज है जैसे स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, इस टाइप की रेंज है, तो आप क्रॉनबैक्स अल्फा यूज़ करोगे। ये डिफरेंस है दोनों में। तो कंपैरिजन ऑफ रिलायबिलिटी एस्टिमेटर, अब इनमें कंपैरिजन दिया हुआ है। ऑल रिलायबिलिटी एस्टिमेटर लिस्टेड अबव हैव सर्टेन प्रॉन्स एंड कॉन्स। सबके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, बता रहे हैं। जैसे इंटर रेटर इज़ द बेस्ट सूटेड व्हेन मेजर इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इंटर रेटर का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग हैं जो रेटिंग दे रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक से ज़्यादा टीचर्स हैं जो टेस्ट ले रहे हैं, इंटर रेटर हो गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड जब हम करते हैं ना तो उसमें एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कई बार उससे कुछ मिस हो जाता है, तो 2-3 लोग होने चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, एंड इसमें इट कैन ऑल्सो बी यूज इफ द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इज यूजिंग अ टीम ऑफ रेटर, एक टीम भी हो सकती है।
इन अ सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स टू फॉर्म्स एज एन ऑल्टरनेट मेजर ऑफ द सेम थिंग, जैसे पैरेलल फॉर्म वाला हमने पढ़ा था, जहाँ पे आपको दो फॉर्म्स यूज़ करने हैं, वहाँ पैरेलल फॉर्म मेथड ज़्यादा यूजफुल है. एंड देन क्रॉनबेक अल्फा इज यूजफुल वेयर लॉट ऑफ आइटम्स आर प्रेजेंटेड. तो क्रॉनबेक अल्फा कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं और जिसके आंसर भी एक रेंज में होते हैं. द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज मोस्टली एम्प्लॉयड इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाजी. और टेस्ट रीटेस्ट कहाँ होता है, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल केस होता है जो. तो ये कुछ इसमें बताए हैं कि किसके लिए कौन से ज़्यादा सूटेबल रहेंगे. अब इसके क्वेश्चन देख लो आप, आपको और क्लियर हो जाएगा. जैसे इंटरनल कंसिस्टेंसी कंसर्न वेदर द वेरियस आइटम्स ऑफ द टेस्ट आर मेजर द सेम थिंग. तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या देखती है कि जो वेरियस आइटम्स हैं, क्वेश्चन है एक टेस्ट में, वो एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. और ये ट्रू है ऑब्वियसली, कंसिस्टेंसी को ही देखना रिलायबिलिटी होता है, तो ये रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं. सेकेंड, मेमोरी इफेक्ट, कैरी ओवर इफेक्ट इज़ पॉसिबल इन पैरेलल फॉर्म. पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, जब हम दो सेम क्वेश्चन बना देते हैं, एक ही चीज़ को टेस्ट करने के लिए दो सेट एक साथ बना देते हैं, वो पैरेलल फॉर्म है. उसमें तो मेमोरी इफेक्ट हो ही नहीं सकता. मेमोरी वाला किस में होता है, टेस्ट रीटेस्ट में होता है, जब आप दो बार टेस्ट लेते हो. पैरेलल फॉर्म में तो हम एक ही साथ दोनों टेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेमोरी इफेक्ट नहीं होता है, फॉल्स है. KR फॉर्मूला इज अप्लाइड इन विच ईच टेस्ट आइटम इज स्कोर्ड 0 और 1. तो जहाँ पे जैसे ये वाला है ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के आंसर देने होते हैं, तो वहाँ पे KR20 कोएफिशिएंट हम यूज़ कर सकते हैं. ये ट्रू है. स्कोर फ्रॉम टू हाफ्स ऑफ अ टेस्ट आर कोरिलेटेड विद वन अनदर इन स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. तो जब हम हाफ में कर देते हैं टेस्ट को, तो दोनों हाफ के टेस्ट के स्कोर को हम कंपेयर करते हैं, उनके बीच में कोरिलेशन निकालते हैं. ट्रू है. स्पीयरमैन-ब्राउन फार्मूला इज यूज फॉर एडजस्टिंग स्प्लिट हाफ कोरिलेशन. जैसे ऊपर बोला था कि स्पीयर-ब्राउन फार्मूला किस चीज़ में यूज़ आता है, जब हम बहुत ही छोटे टेस्ट को स्प्लिट हाफ कर देते हैं, जो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसकी एरर को कम करने के लिए हम स्पीयरमैन-ब्राउन फार्मूला यूज़ करते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस वॉज योर रिलायबिलिटी. अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिडिटी डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.